चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे हम। सेक्शन नंबर 7 बात कर रहा है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस के बारे में। किसी भी पर्टिकुलर एनैक्टमेंट में अगर कहीं पर भी ऑफेंस प्रेस्क्राइब होता है तो कोर्ट्स भी मेंशन की होती हैं कि ये कौन सी कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेबल है, कौन सी कोर्ट इस मामले में कॉग्निजेंस ले सकती है। अगर हम डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में बात करें तो दो तरह की कोर्ट्स यहाँ बताई गई हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स या जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इससे इन्फीरियर अगर कोई भी कोर्ट्स होंगी तो वो लोग इस मामले में कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होना चाहिए या जुडिशल मजिस्ट्रेट होना चाहिए, इनसे कोई भी इन्फीरियर यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट अगर सेकंड क्लास हैं तो वो इस मामले में कॉग्निजेंस नहीं ले सकेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरा जो हमें मैटर इसमें देखना है वो ये कि कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी कैसे, क्योंकि कॉग्निजेंस लेने के बारे में जो प्रोविज़न है वो सेक्शन नंबर 190 में मेंशन किया है जहाँ तक मजिस्ट्रेट्स का सवाल है। और वहाँ पर 3 तरह के प्रोविजंस बनाए हैं। एक तो कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस ले सकती है यानी खुद से ले सकती है, दूसरा पुलिस रिपोर्ट पर ले सकती है और तीसरा कंप्लेंट पर ले सकती है। अब हम लोग अपने क्लॉज नंबर बी में अगर आएँ तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि कोई भी कोर्ट किसी भी ऑफेंसेस में जो कि हमारे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में कमिट होता है तो वहाँ पर कॉग्निजेंस ले सकती हैं सिर्फ तब जब वो खुद से सुमोटो कॉग्निजेंस लें या फिर पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लें जो कि किसी ऑफेंस के फैक्ट्स के बेसिस पर होता है, या एग्रीड पर्सन अगर कोई भी कंप्लेंट फाइल करता है तो उसके बेसिस पर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, या वो एग्रीड पर्सन्स के जो पेरेंट हैं अगर वो कंप्लेंट फाइल करते हैं या कोई रिलेटिव है वो फाइल करते हैं, या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनकी कंप्लेंट पर भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। इनके अलावा अगर किसी और पर्सन ने कोई भी कंप्लेंट फाइल किया तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। ये बात कह रहा है सेक्शन नंबर 7 का क्लॉज नंबर बी। और सी क्लॉज में वो बोल रहे हैं कि जिस समय पर ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जिस समय पर ये कन्विक्शन करेंगे किसी भी पर्सन को इस एक्ट में, तो वहाँ पर वो जो भी सेंटेंस इस एक्ट में पास करने के बारे में पावर दी गई है उसे अकॉर्डेंस में वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं। तो मेरे पास सेक्शन नंबर 7 अगर मैं देखूं तो मेरे पास 3 बातें हैं ध्यान में रखने की क्लॉज नंबर ए में कि जेएम या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये लोग कॉग्निजेंस लेंगे, इनके अलावा कोई और कोर्ट कॉग्निजेंस जो लोअर कोर्ट है इनके अलावा कोई और वो कॉग्निजेंस नहीं लेगी। क्लॉज नंबर बी में स्पेशली मेंशन किया है कि अगर कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस लेना चाहती है तो ये कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे सुमोटो यानी कि पर्सनल नॉलेज पर, पुलिस रिपोर्ट पर, एग्रीव्ड पेरेंट या उसके रिलेटिव के द्वारा जो कंप्लेंट फाइल की जाती है, या कोई भी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन ये रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, इनकी कंप्लेंट पर ले सकते हैं। और मजिस्ट्रेट जो है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो चाहे वो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, ये लोग कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जब भी इस एक्ट में कोई भी कन्विक्शन करेंगे। अब आगे आते हैं और हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो रिकॉग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई है इस सबसेक्शन में, इसका मतलब क्या है। वो कह रहे हैं इसका मतलब है कि वो इंस्टीट्यूशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है, अगर कोई पर्सन अपनी एक संस्था बना ले और वो बोले कि मैं एक रिकॉग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन हूँ और मैं इस एग्रीड पर्सन के बेसिस पर कोई भी कंप्लेंट फाइल करना चाहता हूँ, तो वो नहीं चलेगा। वो इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलरली किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अगर रिकॉग्नाइज्ड है तब भी उसके बेसिस पर जो है कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, अदरवाइज कॉग्निजेंस लेगी। ये इतनी सी बात इन्होंने मेंशन की है। अब इसी के सबसेक्शन नंबर 2 पर आते हैं। सबसेक्शन नंबर 2 में वो बोल रहे हैं कि चैप्टर नंबर 36 ऑफ सीआरपीसी में जो कुछ भी लिखा है वो हमारा इस एक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो बेसिकली सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 36 ऑफ सीआरपीसी में पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में बात की गई है, और जहाँ तक जो कॉग्निजेंस होता है, जो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन होती है, वहाँ पर जहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 36 का सवाल है वहाँ पर उनका कहना है कि एक सर्टेन पीरियड तक स्लैब दिया हुआ है कि इतने पीरियड में इतना पीरियड ऑफ लिमिटेशन होना चाहिए, इतने पीरियड में इतना पीरियड ऑफ लिमिटेशन होना चाहिए, और उस पीरियड ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से ही कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है सीआरपीसी में। लेकिन जहाँ तक हमारा डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है वहाँ पर कहीं पर भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन को अप्लाई करने के बारे में बात इन्होंने यहाँ पर नहीं की है। और नेक्स्ट आते हैं हम सबसेक्शन नंबर 3 में,
और वो बोल रहे हैं कि अगर मान लो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एग्रीड पर्सन इस पर्टिकुलर एनेक्टमेंट में देता है कोई भी स्टेटमेंट, तो उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। मान लो कोई भी स्टेटमेंट विच इज़ मेड बाय द पर्सन हु इज एग्रीड बाय दिस ऑफेंस, सो उसको जो भी उसने स्टेटमेंट दिया है उसको इस एक्ट में उसे पनिश नहीं किया जाएगा। कोई भी गलत स्टेटमेंट हो, कोई भी स्टेटमेंट्स हो, तो उसके स्टेटमेंट के बेस पर उसे कन्विक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 8 पर, और सेक्शन नंबर 8 में बात की गई है कि ये जो हमारा एनेक्टमेंट है और इसमें जो भी ऑफेंसेस कमिट होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है, क्या वो कॉग्निजेबल होते हैं, क्या वो कंपाउंडेबल होते हैं, क्या वो बेलेबल होते हैं या नॉन बेलेबल होते हैं। तो सेक्शन नंबर 8 बेसिकली इन्हीं कुछ सवालों का जवाब दे रहा है। तो सबसे पहले सबसेक्शन नंबर 1 देख लेते हैं। सबसेक्शन नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि सीआरपीसी हमारे इस एक्ट में होने वाले ऑफेंसेस में अप्लाई होगा, और ऐसे अप्लाई होगा जैसे कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। यानी कि नॉर्मली इसमें हम ये मानते हैं कि हमारे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में होने वाले जो ऑफेंसेस होते हैं वो कॉग्निजेबल नेचर के होते हैं, लेकिन किस पर्पसेस के लिए? एक तो वो कह रहे हैं ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए कॉग्निजेबल होते हैं। दूसरा उनका यहाँ पर कहना है कि वो सारे पर्पसेस जो कि अदर देन द मैटर विच इज रेफर्ड इन सेक्शन नंबर 42 हैं, तो उनके पर्पस के लिए उन्होंने कहा है कि ये अब कॉग्निजेबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा है फॉर द पर्पस ऑफ मैटर अदर देन दोज मैटर्स। तो अदर देन यानी कि 42 के अलावा, 42 को छोड़कर, 42 को इंक्लूड नहीं कर रहे। और इसी तरह से वो पर्सन जिनको आप विदाउट वारंट या विदाउट द मजिस्ट्रेट ऑर्डर अरेस्ट कर रहे हो, उन मैटर को भी छोड़ दीजिए, उन मैटर को छोड़कर कॉग्निजेबल है। यानी दोनों मैटर को एक्सक्लूड किया गया है, 42 वाले को भी, और जहाँ तक अरेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को विदाउट वारंट, तो उनको भी यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया। आगे बात कर रहे हैं वो सबसेक्शन नंबर 2 में, अगर आप देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट में कवर होते हैं या कमिट होते हैं वो नॉन वेलेबल नेचर के होते हैं, अवेलेबल नहीं होते, नॉन वेलेबल होते हैं और नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ऐड कर दूँ कि पहले जो ऑफेंसेस हुआ करते थे इस एक्ट में उनकी नेचर थी बेलेबल, लेकिन एक अमेंडमेंट किया गया था 19 नवंबर 1986 में। उस अमेंडमेंट के बाद इनको नॉन वेलेबल बना दिया गया, अब ये सब नॉन वेलेबल है। चलिए जल्दी से आगे स्विच करते हैं और सेक्शन नंबर 8 को देखते हैं। सेक्शन नंबर 8A में उन्होंने बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात की है। देखिए हमारे एविडेंस एक्ट में ऑनस और बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात की गई है कि ऑनस किस पे लाई करता है एविडेंस को साबित करने का, या बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करता है। तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में वो कह रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ अगर सेक्शन नंबर 3 में है या सेक्शन नंबर 4 में है, ये उसके ऊपर लाई करता है जिसको हम प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 3 या सेक्शन नंबर 4 में हम जिस पर्सन को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा। यहां पर वो कहते हैं जहां पर हम किसी भी पर्सन को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं डॉरी लेने के लिए या देने के लिए या उसे अबेट करने के लिए या डॉरी की डिमांड करने के लिए, तो वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ वो कह रहे हैं दैट ही हैड नॉट कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दो सेक्शन शैल लाई ऑन हिम। यानी कि जिसको हम प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, जो एक्यूज है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे लाई करेगा। नॉर्मली प्रोसिक्यूशन के ऊपर लाई करता है किसी भी केस को साबित करने का ऑनस, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है और यहाँ पर वही पर्सन साबित करेगा जिसके खिलाफ हमने एलिगेशन लगाए हैं कि मैंने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि जो चीज़ सामने वाले पर्सन को साबित करनी थी कि तुमने ये ऑफेंस कमिट किया है, अब सिनेरियो चेंज हो गया। अब एक्यूज पर्सन को खुद को ही ये साबित करना है कि मैंने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 8A में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम 8B पर, और 8B में बात कर रहे हो डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स के बारे में। देखिए जहाँ तक हमारी इस एक्ट का सवाल है, यहाँ पर एक पर्सन अपॉइंट होता है जिसको हम डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर बोलते हैं। इसके कुछ सर्टेन फंक्शंस और पावर्स होती है और वो उस पावर्स के तहत ही अपनी फंक्शंस को डिस्चार्ज करता है। अब यहाँ पर क्या क्या उसकी पावर्स हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं ज़रा वो देखेंगे। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बोली है कि स्टेट गवर्नमेंट जितने भी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स अपॉइंट करना चाहते हैं, डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर जितने भी अपॉइंट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के लिए जिसमें वो अपनी पावर्स या जो फंक्शंस हैं वो डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। और
अब ये जिस पर्सन को हमने अपॉइंट किया है एज अ डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, वो करेगा क्या? वो कहते हैं ये कुछ फॉलोइंग पावर्स और फंक्शंस हैं जो वो डिस्चार्ज करेगा। सबसे पहला तो आप स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि आपके इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो सारी अप्लाई होनी चाहिए। दूसरा वो देखेगा कि कहीं पर भी कोई डॉरी की डिमांड ना की जाए, कोई डॉरी ली ना जाए, कोई दी ना जाए। तो अगर इस तरह का कोई भी ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने का काम डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर का है। इसके अलावा मान लीजिए कोई भी ऑफेंस कमिट होता है और उसे प्रोसिक्यूट करने के लिए जो भी नेसेसरी एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसको कलेक्ट करना भी डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट जो भी फंक्शंस उसको डिस्चार्ज करने के लिए बोलेंगे, जो एडिशनल फंक्शंस उनको ओबे करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए बोला जाएगा, तो वो भी वो फॉलो करेगा, वो उसको ओबे करेगा एज पर द रूल्स विच इज मेड इन दिस एक्ट। इसके अलावा सबसेक्शन नंबर 3 को देखिए। सबसेक्शन नंबर 3 में वो कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं और पुलिस की पावर्स उस स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के द्वारा उस डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को दे सकते हैं। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू पुलिस की पावर्स जो है वो डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को दे सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ सर्टेन लिमिटेशंस और कंडीशंस स्पेसिफाई की जा सकती हैं कि ये इस पर्टिकुलर लिमिटेशंस और कंडीशंस के तहत ही ये एक्ट अपॉन करेगा। आगे वो कह रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक बोर्ड को अपॉइंट कर सकते हैं और उस बोर्ड में कुछ मेंबर्स हो सकते हैं जो कि 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और इस बोर्ड में जो कि जिसमें कुछ सर्टेन मेंबर्स होंगे और उन मेंबर्स की संख्या जो है वो 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसमें मिनिमम 2 वेमेन होनी चाहिए, और ये वेमेन जो है सोशल वेलफेयर वर्कर होने चाहिए। या जो 5 के 5 जो वर्कर्स हैं, जो 5 मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर बोर्ड के, ये सोशल वेलफेयर वर्कर्स होने चाहिए। तो इनका क्या काम रहेगा? इनका काम रहेगा कि ये डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को उनकी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में, उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में मदद करेंगे। ठीक है। और नॉर्मली ये जो पैनल है 5 लोगों का जो बोर्ड बना हुआ है, ये उसी जुरिडिक्शन से होना चाहिए, उसी क्षेत्र से होना चाहिए जहां पर ये डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर अपना जुरिडिक्शन यानी कि क्षेत्र अधिकार एक्सरसाइज कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 9 पर। देखिए जहाँ तक हमारा सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10 का सवाल है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर सेक्शन नंबर 9 में दी गई है और स्टेट गवर्नमेंट की पावर दी गई है सेक्शन नंबर 10 में, और ये पावर्स बेसिकली सर्टेन रूल्स बनाने के लिए है। तो क्योंकि एक ऐसा एक्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने रूल्स बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी रूल्स बना सकती है, तो पहले हम सेक्शन नंबर 9 को देख लेते हैं कि उसमें वो क्या रूल्स बना सकते हैं। सबसेक्शन नंबर 1 देखिए, वो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं और इस पर्पस के लिए कुछ रूल्स बना सकते हैं। अब आगे कहते हैं इन पार्ट एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर्स सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर। अब ये जो रूल्स बनेंगे वो किस चीज़ के लिए बनेंगे? एक तो वो कहते हैं जो भी हम प्रेजेंट उपहार वगैरह शादी के समय पर जो देते हैं उन उपहार की एक लिस्ट बनाई जाएगी, और वो जो लिस्ट बनती है वो किस मैनर में बनेगी, किस फॉर्म में बनेगी, उसके बारे में जैसे कि सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 2 में उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी लिस्ट मेंटेन होनी है प्रेजेंट्स की तो उसकी सूची बनाई जाएगी। वो सूची कैसे बनेगी और कौन बनाएगा और उसमें क्या क्या होगा, क्या परफॉर्मा होगा, तो इसके बारे में रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। इसके अलावा इस एक्ट के बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी के लिए भी सर्टेन रूल्स बनाए जा सकते हैं। अब जो भी रूल्स बनाए गए हैं सबसेक्शन नंबर 3 में वो कह रहे हैं जो भी रूल्स आप बना रहे हैं इन रूल्स को आप हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखेंगे फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज, और ये सत्र जो 30 दिन का है, एक सत्र में भी आ सकता है, ये 2 सत्र में भी हो सकते हैं, 3 सत्र में भी पूरे हो सकते हैं, यानी कम से कम 30 डेज के लिए वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखेंगे ताकि वो उनको पास करना चाहें पास कर लें, कोई मॉडिफिकेशन लाना चाहते हैं उस मैटर्स में कुछ मॉडिफिकेशंस ले आएँ, या वो उनको पास नहीं करना चाहते तो पास ना भी करें। अब जो भी रूल्स अगर जो बने हैं अगर वो पास हो गए तो जैसे बनाए हैं वो वैसे ही लागू हो जाएंगे। अगर उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो फिर वो मॉडिफिकेशन के अनुसार लागू होंगे। अगर वो उनको पास नहीं करते, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है वहाँ पर, तो फिर ऐसे कोई भी रूल्स लागू नहीं किए जाएंगे। ये कह रहा है सबसेक्शन नंबर 3 ऑफ सेक्शन नंबर 9। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं सेक्शन नंबर 10 पर, और सेक्शन नंबर 10 में बेसिकली उन्होंने
स्टेट गवर्नमेंट की रूल्स बनाने के बारे में पावर दी है। अब स्टेट गवर्नमेंट किन किन सेक्शंस में रूल्स बना सकता है, वो कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन निकालेंगे और इस पर्पस के लिए वो सर्टेन रूल्स बनाने के लिए मतलब नोटिफिकेशन निकालेंगे और उसको डिक्लेयर करेंगे। अब ये जो रूल्स बनेंगे वो किन मैटर्स में बनेंगे, वो कह रहे हैं पहली बात तो ये जो सेक्शन नंबर 8B का सबसेक्शन नंबर 2 है, डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को कोई अगर एडिशनल फंक्शन देना है डिस्चार्ज करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, तो वो एज पर सेक्शन नंबर 8B सबसेक्शन नंबर 2 के तहत उसको रूल्स के तरह रूल के थ्रू उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि देखिए ये आपको एडिशनल फंक्शंस परफॉर्म करने हैं एज पर सेक्शन नंबर 8B सबसेक्शन नंबर 2। तो उसके लिए हमने रूल्स बना दिए और उसको हमने नोटिफाई भी कर दिया है। अब आप उसी के अनुसार काम करेंगे। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरा, सेक्शन नंबर 8B के सबसेक्शन नंबर 3 में जब ये डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर कोई भी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा उसमें कुछ लिमिटेशंस और कंडीशंस लगाई गई हैं, तो उसके कंडीशंस के हिसाब से ही वो काम करेगा। और आगे वो कह रहे हैं कि जो भी आपने रूल्स स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं इस सेक्शन में, इसको भी हमें स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखना पड़ेगा, जैसे कि हमने सेक्शन नंबर 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में किया था। तो सेम चीज़ है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये हैं हमारे वो सारे प्रोविजंस जो आपके डोरी प्रोहिबिशन एक्ट में सेक्शन नंबर 7 से लेकर सेक्शन नंबर 10 तक दिए हैं। और सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 6 तक जितने भी प्रोविजंस हैं उसके लिए एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और यूट्यूब पर ऑलरेडी मौजूद भी है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से देख लीजिए। और अगर आपने मेरे वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके सब्सक्राइब कर लीजिए। वो लोग ऑनलाइन कोचिंग क्लासरूम्स, मॉडल पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स, इसके अलावा जॉब के नोटिफिकेशंस जो कि जुडिशरी से रिलेटेड होते हैं और लैंडमार्क जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, ये सब हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो दैट इज़ ऑल इन रिलेशन टू टुडेस लेक्चर। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ नए वीडियो सेशन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे परमिट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।